तो जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, हम इस क्लास में क्लास 11th के बेसिक एक टॉपिक को, बेसिक इसलिए कह रहे हैं कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रॉपर इस टॉपिक को, डिफरेंशिएशन को हम पढ़ने नहीं वाले हैं। हम सिर्फ इतना पढ़ने वाले हैं अभी कि हम इसका मतलब समझ जाएं, इसको यूज करना समझ जाएं और इसको कहाँ कहाँ यूज करना है ये समझ जाएं। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहना है डिफरेंशिएशन। देखो, हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे हैं पहले ये जान लेते हैं, फिर पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। देखो, डिफरेंशिएशन पढ़ने का जो असली कारण है वो ये है, फॉर ए क्लास 11th स्टूडेंट उनको ये अप्लाई करना है किसमें, फिजिक्स में। मतलब ये कि तुम्हारा जितना भी फिजिक्स है, और मैं तो कहूँगा केमिस्ट्री भी, में भी बहुत जगह, ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और एक तीसरा टॉपिक होगा वेक्टर्स। इन तीनों के बिना तुम उन चीज़ों को पढ़ ही नहीं सकते, मतलब उनके बिना पॉसिबल ही नहीं है। ये 9th-10th वाला फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होने वाला है। 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री जो है उसमें बहुत सारे डेरिवेशंस होंगे, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें इन तीनों चीज़ों का यूज़ करना है। हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव्स, फिर अगला इंटीग्रेशन, और जो और भी ज़्यादा, मतलब ये तो इम्पोर्टेंट है, एक तीसरा टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो होता है वेक्टर्स। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, हम ये समझेंगे। फिर समझेंगे डिफरेंशिएशन करते क्यों है, फिर ये समझेंगे डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, और फिर ये सब समझेंगे कि डिफरेंशिएशन आखिर हमने सीखा कि, मतलब एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन की जगह कहीं कहीं पे आपको डेरिवेटिव भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल इसको बेसिक से समझते हुए सबसे पहले एक हेडिंग हम डाल लेते हैं, मतलब एक टॉपिक या कॉन्सेप्ट कह लो, इसको समझना है हमें। हमें ये समझना है व्हाट इज क्या डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स क्या होता है, इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन निकल के आता है वो ये होता है, देखो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स। मुझे पता है कि अभी सब बच्चों के ये सर से ऊपर से गया होगा, बट क्लास को खत्म होते होते ये आपके सर से ऊपर नहीं, सर के अंदर ही रहने वाला है, ये सब समझ में आने वाला है। तो ये हमारी डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, और ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और यही जो डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स होता है डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब आप इसको dy बाई डी एक्स को कैसे रीड करते हैं वो समझ गए होंगे। हम इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। मैथमेटिकल मीनिंग क्या होती है, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो डेल y बाई डेल x। अब इन सब चीजों को समझने के लिए हमें एक जो टॉपिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए वो होता है ये फंक्शन। क्या चीज, फंक्शन। देखो फंक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा हम 9th-10th में कुछ इस तरीके से इक्वेशन लिखते थे, जैसे y इक्वल टू 2x समथिंग, कुछ भी लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे x की कुछ वैल्यू डालते थे। अगर मैं यहाँ x की कुछ वैल्यू डालूंगा तो मेरी y की वैल्यू एक निकल के आएगी। जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पे x इक्वल टू 1, तो y क्या हो जाएगा 2। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यही जो इक्वेशन है, ठीक है, यही जो इक्वेशन है, ऐसी ही इक्वेशन को हम फंक्शन कहेंगे, ऐसी ही इक्वेशंस को फंक्शन कहेंगे। कैसे, फॉर वन वैल्यू ऑफ x, अगर x की एक वैल्यू के लिए, ठीक है,
देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ y। देखो जैसे मैंने ये कुछ लिखा हुआ है, अगर मेरी x की एक वैल्यू के लिए y की a की वैल्यू मिल रही है, मतलब मैं x की एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जैसे x इक्वल टू 1 पुट करा, और x की एक वैल्यू पुट करने पे y की a की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2। लेकिन अगर मैं x की एक वैल्यू पे y मुझे अलग अलग दो वैल्यूज दे रहा है, x की एक वैल्यू पे y अगर अगर मुझे अलग अलग दो वैल्यूज दे रहा है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन तभी है जब ये y की सॉरी x की एक वैल्यू के लिए y की a की वैल्यू मिले। अब ये फंक्शन को कैसे लिखेंगे, कैसे होंगे, किस तरह से दिखते होंगे, तो देखो लिखने का तरीका होगा हमारा y इज इक्वल टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। देखो x की टर्म्स में है, वो कुछ नहीं है बस, ठीक है। y जो है एक फंक्शन है, और वो फंक्शन किस में है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे और y हमें मिलेगा। तो जो x क्या क्या हो सकता है, f ब्रैकेट में जो ये x है, ये x आखिर हो क्या क्या सकता है, हो सकता है ये साइन x हो सकता है, हो सकता है ये कोस x हो सकता है, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। इसके अलावा हो सकता है ये x की पावर 2 यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, या फिर हो सकता है ये e की पावर x, एक्चुअली ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया। हो सकता है ये a की पावर x हो, या हो सकता है ये लोगरिथमिक फंक्शन यानी कि log x हो। तो x हमारा कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब इसको देख लो कैसे, मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू फंक्शन, लिख तो रहा हूँ फंक्शन की जगह मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ साइन x। ये हो गया y इज इक्वल टू साइन x, ये y इज इक्वल टू जो फंक्शन क्या है साइन x है। अब यहाँ पे x की एक वैल्यू के लिए y की अगर एक ही वैल्यू आ रही है तो ये फंक्शन है, अगर x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू नहीं, एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं, तो वो फंक्शन नहीं है। तो अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। देखो ऐसे समझो, आगे आते हैं इस पे। सबसे पहले क्या चीज हमें जाननी है, देखो ये कैसे काम कर रहे हैं फंक्शन। फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी जो x होता है ये हमारा इसमें इनपुट है, और ये जो y मिलने वाला है ये हमारा आउटपुट होता है। कैसे, मान लो ये एक फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री में मैंने इनपुट डाला और मुझे क्या मिला, आउटपुट मिला, ठीक है। अब इनपुट रहने वाला है x, क्योंकि x के टर्म्स में जो फैक्ट्री है वो हमारा रहने वाला है फंक्शन, यही फंक्शन है, इस फंक्शन को फैक्ट्री का जो कि है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो आउटपुट निकलेगा वो है y की वैल्यू जो आने वाली है। तो अगर एक इनपुट पे हमें फैक्ट्री एक आउटपुट दे रही है तो ये हमारा फंक्शन है। अगर एक इनपुट पे फैक्ट्री ने निकाल के दो आउटपुट दिए तो ये फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसको एक चीज से और समझो, देखो अगर हमारे पास मैंने एक इनपुट डाला, आईपी मतलब इनपुट, ये पहला इनपुट है, ठीक है। फिर मैंने एक और इनपुट डाला, इनपुट, ये सेकंड इनपुट है। अब इन दोनों इनपुट पे दोनों बार सेम ही आउटपुट आया, आउटपुट जो है दोनों बार सेम आया, तो क्या बताओ इसको फंक्शन कहेंगे? तो मैं कहूंगा यस ये फंक्शन है, क्योंकि एक इनपुट पे आउटपुट है, दूसरे इनपुट पे वही आउटपुट है, लेकिन एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं होने चाहिए। जैसे इसको समझो, अगर मेरे पास इनपुट तो एक था और इससे मुझे दो आउटपुट मिल गए, आउटपुट दो आ रहे हैं एक इनपुट में, मतलब y की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो फंक्शन नहीं होगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। दो इनपुट पे एक आउटपुट आ जाए चलेगा, या तीन इनपुट पे एक आउटपुट, कितने भी इनपुट पे अलग अलग इनपुट पे एक ही आउटपुट आए चलेगा, लेकिन एक इनपुट पे दो आउटपुट आए, मतलब दो से ज्यादा तो बात की छोड़ो, दो ही आ जाएं तो भी वो नहीं चलेगा, वो फंक्शन नहीं होगा। अब फंक्शन को और थोड़ा सा समझते हैं। देखो मैंने तुम्हें बताया था, इसी को देख लो, y इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से लिखा होगा फंक्शन एफ एक्स,
ठीक है। अगर मैं एक फंक्शन जैसे मैंने ऊपर लिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने ये लिखा एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एक्स। मैंने x यहाँ पे 3 पुट करा, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, y इक्वल टू आने वाला है 3 3 जा 9, 9 आने है। अगर मैं x इक्वल टू -3 पुट करता हूँ तो y फिर भी क्या आएगा, 9 ही आने वाला है। तो यही चीज हम समझा रहे थे। देखो x की 2 वैल्यू हैं, मतलब इनपुट हमारे 2 हैं, लेकिन आउटपुट कितने आए हैं, आउटपुट दोनों बार सेम आया है। तो ये क्या फंक्शन है, यस ये एक फंक्शन है। तो जहां तक है आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन क्या होता है। अब एक चीज समझो, जो मैंने y और x लिए ये क्या है। देखो हमारे जो x और y है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। जो हमारे x और y है ये क्या है, ये जस्ट वेरिएबल्स है। मतलब ऐसा मत सोचो हमेशा यही यूज होने वाले हैं, वेरिएबल्स। मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ x इजिकल टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट, और x क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट हमारे ऊपर डिपेंड करता है वेरिएबल हम क्या ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक रमेश है, रमेश इज इक्वल टू फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ महेश। तो महेश इनपुट है और रमेश, तो ये क्या हुआ हमारा इनपुट और ये हुआ आउटपुट। देखो इनपुट किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमारा इनपुट पे डिपेंड करेगा। किसी फंक्शन पे आउटपुट जो है हमारा किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ तक आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो आगे आते हैं, अभी हमने डिफ्रेंशिएशन क्यों कर रहे हैं उसकी बात नहीं करी है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन पे अभी आएंगे। जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, y इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने एक फंक्शन लिया ये, और अगर आपको बता दूं ये फंक्शन है पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोला बनाएगा ये। क्या बनाएगा, पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, देखो जब भी तुम मान लो एक बच्चे के हाथ में बॉल है और वो बॉल को थ्रो करता है ऐसे, तो ये जो मोशन होता है इस तरीके का, जो ये पाथ होता है, इसको हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। अब दो तरह से पैराबोला बन सकते हैं। मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा पैराबोला बना है। तो ये तब बनेगा जब हमारा a ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है। अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, और ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये पैराबोलिक फंक्शन है, कुछ इस तरीके से पैराबोलिक फंक्शन समझ में आए। अब हम आ रहे हैं dy बाई डी एक्स को समझने पे। अब यहाँ पे हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे जो हमने शुरुआत में बात करी थी, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स। हमने इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी थी, क्या थी, मेरे साथ रिपीट करेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स। ये हमने समझना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमने एक ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ बना लिया, ठीक है, और ये पैराबोलिक जैसा कोई मोशन या पाथ हमारे पास है। अब इस ग्राफ का हमें चाहिए स्लोप। क्या चाहिए, स्लोप। अब स्लोप कुछ बच्चों को अगर नहीं पता हो तो स्लोप बताता हूँ मैं क्या होता है। देखो जब भी हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो ये वाई एक्सिस हो, तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इनपुट, और ये क्या होने वाला है, आउटपुट, ठीक है। अब ये कोई लाइन हमने स्ट्रेट बनाई, ये लाइन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे जा रही है, मान लिया थीटा एंगल पे जा रही है, तो इसका जो स्लोप है वो होगा tan थीटा।
और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हमें ये एंगल भी नहीं पता तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अगर मान लो ये हमें पता चल जाए परपेंडिकुलर और ये पता चल जाए बेस, तो मैं tan थीटा की वैल्यू को निकाल सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। तो मेरा क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। और स्लोप क्या बताता है, स्लोप को हम समझ ले, देखो ये लाइन अगर झुकी हुई होगी तो उसका स्लोप कम होगा, अगर ये ज़्यादा बड़ी होगी तो उसका स्लोप ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो इस स्लोप को, ये कितनी झुकी हुई है, या कम झुकी हुई है या ज़्यादा झुकी हुई है, तो वो हमें स्लोप बताता है। ठीक है, अब हम अपने ग्राफ पे आ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये जो मेरे पास ग्राफ है, ये जो मेरे पास ग्राफ है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। ये जो मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, अब इस ग्राफ का जो स्लोप है, देखो वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। कैसे मैं कहूँ, ये चीज कैसे बात हो रही है कि ये जो स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन थी, इसका जो स्लोप यहाँ पे है, वही स्लोप यहाँ पे है, वही स्लोप यहाँ पे है, वही स्लोप यहाँ पे है। लेकिन क्या ये ऐसा है कि ये इस एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है, मतलब कैसे कह रहे चाह रहे हैं इस बात को, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अब समझने की कोशिश करना है। देखो अगर मैं इस ग्राफ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करना है, ये पहले ये देखो, यहाँ से इसको बनाते हैं। अगर मान लो मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन हम ले लेते हैं शेप्स, और ये स्ट्रेट लाइन, और मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब तुम ये देखोगे ये जो लाइन है, ये इस कर्व को दो पॉइंट्स पे कट करके जा रही है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कोड। क्या बोलते हैं, कोड। अब मुझे अगर इस कोड का अगर मुझे स्लोप निकालना हो, स्लोप ऑफ दिस कोड मैं कैसे निकालूंगा। तो मैंने सोचा कि ये कैसे निकलेगा भाई, तो मैंने बताया कि मैं एक चीज कर सकता हूं कि मैं अगर यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। ठीक है, अगर तुम देखोगे ध्यान से कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया है, इसमें ये वाला जो और ये वाला जो पॉइंट्स है, हम कह सकते हैं ये x1 है, ये x2 है, मतलब x के दो वैल्यूज है, x1 x2। इस तरह से यहाँ पे ये कह सकते हैं ये क्या है, y1 है, और यहाँ पे ये कह सकते हैं ये क्या है, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये हमारी y2 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हमारी y2 है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूं, इस ट्राइंगल को, ठीक है, और मुझे इस कोड का स्लोप चाहिए, तो ये जितना एंगल यहीं बना रही है उतना एंगल यहाँ पे बना रही है, तो स्लोप मैं यहाँ से निकालू, यहाँ से निकालू, एक ही बात है। और स्लोप जो था वो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब इसका स्लोप होगा इज इक्वल टू डेल, ये जो है इसको बोलूंगा डेल वाई, ये है y2 माइनस y1, और इसको बोलूंगा मैं डेल x, जो कि होगा x2 माइनस x1। कैसे आया, देखो y2 हमारा पूरा है, यहाँ तक क्या है y2 है, और y2 में से अगर मैं y1 माइनस कर दूँ तो बचेगा इतना, यानी कि ये लेंथ जो यहाँ पे आ गई है। सेम इसी तरह से ये x2 पूरा हो गया, उसमें से x1 इतना गया, तो बचा ये लेंथ जो कि ये है। अब चेंज को, ये डेल वाई जो होता है, ये इसको डेल पढ़ते हैं, डेल वाई, ये दिखाता है चेंज इन वाई।
चेंज इन वाई, और डेल एक्स दिखाता है हमारा चेंज इन एक्स, कि एक्स की वैल्यू में कितना चेंज आया। तो इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, अभी हमने बताया था ना tan थीटा स्लोप है, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वही हमारा स्लोप है। तो स्लोप हो जाएगा डेल वाई बाय डेल एक्स। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैंने अगले स्टेप में क्या किया, मैंने ये किया, मैंने इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर दिया, सीधा कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अब ये दो पॉइंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, तो हुआ क्या है, देखो अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि y तो लगभग हमारा सेम है, लेकिन हमारा x जो है वो छोटा हो गया है। x क्या है, छोटा हो गया है। मतलब जो मेरा डेल x था, मतलब चेंज इन x था, उसको मैंने कम कर दिया, और उसको कम करने के बाद अब मैंने देखा ये स्लोप आया है, अब ये स्लोप है। तो अब जो स्लोप होगा अभी भी हम उसको कहेंगे, इसको स्लोप इधर लिख देते हैं, मतलब ये वाली जो कोड है इसका स्लोप ये होगा डेल वाई बाय डेल एक्स। डेल एक्स में ज़्यादा चेंज नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, अब फिर से देखो इस लाइन को और पास लेके आऊँगा, मतलब अगर ये देखो ये x और छोटा हो गया, डेल एक्स डेल वाई, अब y भी छोटा होने लगा है वैसे। ठीक है, फिर मैं इसको और पास लेके आऊँगा, फिर मैं इसको और पास लेके आऊँगा। तो तुम्हारा जैसे जैसे मैं इसको पास लेके आ रहा हूँ, तुम्हें नजर आ रहा होगा जो मेरा डेल एक्स है वो छोटा होता जा रहा है, वो करीब आता जा रहा है। वाई भी छोटा होता जा रहा है, लेकिन साथ साथ मेरा एक्स छोटा होता जा रहा है। मतलब कि अगर मैं डेल एक्स को बहुत 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 छोटा कर दूं, बहुत 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 छोटा कर दूं, ठीक है, डेल एक्स को बहुत बहुत छोटा कर दूं, मतलब डेल एक्स क्या था, चेंज इन एक्स। अब चेंज को छोटा करने का मतलब ये है कि चेंज हो ही नहीं रहा है, मतलब उसमें जो चेंज आ रहा है, देखो चेंज आता है जैसे एक का चेंज आ गया, दो का चेंज आ गया, तीन का चेंज आ गया, लेकिन यहाँ पे चेंज तो हो ही नहीं रहा, चेंज बहुत कम है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो मेरा चेंज आने लगा वो डेल एक्स लगभग लगभग जीरो, ये है टेंस टू, इसको पढ़ते हैं टेंस टू। टेंस टू मतलब मेरा चेंज लगभग लगभग आपने तो जीरो ही कर दिया, चेंज आने ही नहीं दिया। इसको और ध्यान से थोड़ा ऐसा इस तरफ समझो, जूम करके थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा होगा। जैसे ये मेरा कर्व था, ठीक है, ये जो लाइन थी वो ऐसे थी, अब ये ना ऐसे ऐसे आ गई। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये एक ही पॉइंट पे लगभग लगभग कट करके जा रही है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूँ तो ये डेल एक्स है, सॉरी डेल वाई है, और ये डेल एक्स है, और डेल एक्स छोटा 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 होता जा रहा है। मतलब ये ट्राइंगल यहाँ आ रहा है, ये ट्राइंगल यहाँ आ रहा है, ये ट्राइंगल यहाँ आ रहा है, और ये छोटी सी जो चीज़ है, ये अगर आपको ऐसे दिखे कि ये जो है ये अभी छोटे को जूम कर दिया, अगर ये देखो कि जो मेरा डेल एक्स है ये बहुत 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 अगर छोटा हो जा रहा है, अगर मेरा डेल एक्स बहुत 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 छोटा हो जा रहा है, तो वाई भी उसके साथ देखो छोटा होता जा रहा है, वाई भी छोटा होता जा रहा है, सॉरी। ठीक है, तो डेल एक्स छोटा होने का मतलब है वाई भी छोटा होता जा रहा है। अब डेल एक्स इतना छोटा तुमने कर दिया कि चेंज उसमें आ ही नहीं रहा। डेल एक्स तुम इतना छोटा कर चुके हो कि उसमें चेंज आ ही नहीं रहा, चेंज लगभग लगभग कितना आ रहा है, जीरो का। तो जब डेल एक्स में तुम आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है, तो तुम्हारे जो दोनों पॉइंट्स थे, कहने का मतलब ये है कि ये ग्राफ पे जो तुम्हारे दोनों अलग अलग पॉइंट्स थे, जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं तो वो दोनों पॉइंट पास नहीं आ गए, नजदीक नहीं आ गए। मतलब ये जो लाइन अब तुम खींच रहे हो ये कहने के लिए दो पॉइंट से जा रही है, लेकिन असल में ये दोनों पॉइंट्स बहुत पास आ चुके हैं। ये दोनों पॉइंट्स क्या आ चुके हैं, बहुत पास हो चुके हैं। ये पॉइंट देखो, देखो अब इसको एक बार और समझो। जैसे ये देखो, अगर मैं, ये मेरा ग्राफ है और मैं इस पे एक लाइन खींच रहा हूँ, तो ये कोड थी, मैं इसको पास लेके आया, तो देखो ये क्या हुआ, x छोटा हुआ, x छोटा हुआ। तो देखो जैसे जैसे x छोटा हो रहा है तो y भी छोटा हो रहा है, मतलब ये नज़दीक आ रहे हैं पॉइंट, x छोटा y। अगर मैं इसको और
ध्यान से देखो, ये वाली चीज को अगर कम करता जाऊंगा तो y भी मेरा कम होता जाएगा। ये रेज हो जा रहा है, इरेजर हटा ही देते हैं, एक सेकंड। हाँ अब देखो, तो अगर मैं इसको, ये इतना बड़ा था, y इतना बड़ा था, ये छोटा हुआ, y छोटा हुआ, ये और छोटा हुआ, y और छोटा होगा, ये और छोटा, y और छोटा, तो ऐसा समय नहीं आएगा कि ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ गए हैं। तो वो कब होगा, जब x में कोई चेंज ही ना आए, मतलब तुम आगे की तरफ बढ़ो ही ना, तो y में भी ऊपर की तरफ कहाँ ही बढ़ पाओगे, आगे ही नहीं, x में नहीं बढ़े तो y में नहीं बढ़े, मतलब दोनों पॉइंट्स बहुत बहुत नजदीक है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं, हमारा डेल एक्स टेंस टू क्या हो गया, जीरो हो गया है, डेल एक्स टेंस टू जीरो हो गया। और इसी चीज को हम लिखते हैं, जब हमारा, अगर हम कहें, अब लिमिटेशन ये लग गई, लिमिट डेल एक्स तो आपने कर दिया बहुत बहुत छोटा, जो तुम्हारा डेल वाई बाई डेल एक्स की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, बहुत छोटी होगी। मतलब जब हमारा डेल एक्स चेंज बहुत छोटा हो जाए, ये वैल्यू बहुत 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 छोटी हो जाए ना, फिर इसको हम डेल एक्स नहीं लिखते, फिर इसको डी एक्स लिखने लगते हैं। इस तरह से डेल वाई की वैल्यू जब बहुत 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 छोटी हो जाए ना, उसको डेल वाई नहीं लिखते, इसको डी वाई लिखने लगते हैं। तो अब हम इसको डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हैं। तो अब देखो, हमने डेल वाई बाई डेल एक्स को कब बोला, मतलब डेल वाई बाई डेल एक्स क्या था, स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का स्लोप था, ठीक है। यहाँ पे हमने समझ लिया डेल वाई बाई डेल एक्स क्या था, स्लोप था एक लाइन का। अब ये स्लोप डी वाई बाई डी एक्स कैसे बन गया, जब डेल एक्स बहुत छोटा हो गया, मतलब ये चेंज बहुत छोटा है। अब जब ये चेंज बहुत छोटा है तो इसको डेल एक्स नहीं डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन बता, देखो अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो ये तो फिर डेल वाई बाई डेल एक्स ही है, लेकिन मैं कंडीशन लगा रहा हूँ तो तुम्हें पता चल रहा है ना कि डेल एक्स तो बहुत छोटा है। अब डेल एक्स बहुत छोटा है तो इसको डी एक्स लिख सकते हैं, और डेल एक्स बहुत छोटा है तो इसी तरह से डेल वाई भी बहुत छोटा, मतलब छोटा सा चेंज इन इनपुट, मतलब इनपुट में तुम छोटा सा चेंज कर रहे हो तो तुम्हारा आउटपुट जो आएगा उसमें भी छोटा सा ही चेंज आएगा, या हो सकता है उसमें भी उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी बहुत ही कम चेंज होगी, तो उसको बोलेंगे हम डी वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स। इसी को ही हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसा कि हमने इतना इस को समझा, तो इस समझ में आपको कुछ ना कुछ चीजें आई होंगी। देखो इसको और थोड़ा सा समझते हैं, देखो होता क्या है। जैसे हमने वोट इज डी वाई बाई डी एक्स तो समझ लिया, अगर मैं लिखूं वोट इज डी एक्स बाई डी टी लिखता हूं, एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को, और टी डी एक्स बाय, सॉरी ये हमें लिखना था डी एक्स बाय डी टी, ठीक है, और टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो अगर मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, ये पोजीशन है, ये टाइम है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, तो आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ में कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो पोजीशन में चेंज आ रहा है, लेकिन जो पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसकी जो वेलोसिटी भी होगी वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी। तो ऐसे केस में हम दो चीजें करते हैं, एक निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये तरीका होता है, अगर मैं मान लो कि एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूँ फॉर दिस मोशन, तो क्या करूंगा, मैं क्या ये कर सकता हूँ, मैं क्या ये कर सकता हूँ, देखो अगर मैं इस मोशन के लिए क्या निकालना चाहूँ, एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं यहाँ से पोजीशन कंसीडर करता हूँ, ये t1 है और ये x1 पोजीशन है, ये फाइनल टाइम यानी कि t2 टाइम है, और ये x2 पोजीशन है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसा, वी एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, वी एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होता है। तो अगर मैं डेल एक्स बाय डेल टी कर देता हूं तो मेरी वी एवरेज आ जाएगी। लेकिन अगर मुझे किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की नीड हो, मतलब मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पे इस टाइम पे क्या, तो मैं क्या करूंगा, इस जो मैंने एंगल ट्राइंगल बनाया इसको छोटा करता जाऊंगा, वही छोटा मैंने ट्राइंगल कर दिया तो मेरा टाइम कम हो गया, ठीक है। मैंने और छोटा ट्राइंगल कर दिया, टाइम और कम हो गया, और छोटा ट्राइंगल कर दिया, टाइम और, तो ये ट्राइंगल इतना छोटा एक समय पे हो जाएगा
इतना छोटा एक समय पे हो जाएगा कि जो डेल टी है वो डेल टी वो टेंस टू करने लगेगा जीरो, और उस समय जो पोजीशन में चेंज आएगा वो भी कितना कितना आएगा, लगभग लगभग जीरो, मतलब चेंज भी छोटा हो जाएगा। तो यही जो, अगर मैं इस पे एक लाइन खींच देता हूँ, उसका जो स्लोप होगा इंस्टेंटेनियस स्लोप वो कहलाएगा। अब वो ऐसा समझो, इसको मैं जूम कर लूँ पार्ट को, कि ये जो ग्राफ एक कर्व हो रहा है, लेकिन एक लाइन इस पे गई, एक पॉइंट पे कट करके, यानी कि टेंजेंट इसको कहते हैं। ये जो टेंजेंट यहाँ पे गई, ये थोड़े समय के लिए तो हो सकता है ना कर्व ना हुई हो, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पे थोड़ा समय तो होगा जहाँ पे करनी हो, जहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा होगा। ये जूम पार्ट है, ये जूम करा हुआ है, इतना भी दिख रहा है तो जूम करा हुआ है। तो ये जो होगा वो होगा डेल टी, जो कि लगभग लगभग जीरो के बराबर है, और ये होगा डेल एक्स, जो कि लगभग लगभग ये भी जीरो के बराबर है। तो अगर मेरा डेल टी डेल एक्स हो गया है, तो सीधी सी बात है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना भाई, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो कर दिया, तो जो तुम्हारा डेल एक्स बाय डेल टी है, अब तुम उसको कह सकते हो डी एक्स बाय डी टी, यानी कि ये डी एक्स बाय डी टी मुझे देगा v इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट वेलोसिटी इस पॉइंट पे। क्योंकि वैसे ऐसे समझो कि तुम किसी वेलोसिटी से जा रहे हो, ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज होने में कुछ समय लगता है। अब लेकिन तुम समय को चेंज ही नहीं होने दे रहे, टाइम में कोई चेंज ही नहीं आने दे रहे, तो उस समय पे जो तुम्हारा चेंज आया ही नहीं, लगभग लगभग चेंज आया ही नहीं, तो तुम्हारी वेलोसिटी कैसे चेंज हो गई? तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, तो उस समय जो तुम्हारी वेलोसिटी होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि dx बाई dt कहलाएगा। अब तुम्हें जो ये चीज तो समझ में आ गई dx बाई dt का। इसी तरह से अगर मैं dx बाई dt करता हूं तो मेरे पास क्या आती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है। तो अगर मैं dv बाई dt करता हूं तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, AINS, इंस्टेंटेनियस, मतलब वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब समय बीता ही नहीं, वेलोसिटी में चेंज आया ही नहीं, मतलब थोड़ा सा चेंज आया थोड़े से समय में, है ना, बहुत कम समय में जो थोड़ा सा वेलोसिटी में चेंज आया, वही तो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, वही तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वही हमारा एक्सेलरेशन कहला रहा है। अब बात आती है इसको करते कैसे हैं। देखो ये तो हमने बात समझ ली कि डी एक्स बाई डी टी क्या है, ये स्लोप, एक तरह से लाइन का स्लोप ही होता है, ये भी कह सकते हैं। और ये हमें क्या देता है, एक चीज और समझते हैं कि डी एक्स बाई डी टी हमें देता क्या है, या डी वाई बाई डी टी हमें देता क्या है, या हम कह लें कुछ भी कह लो, डी जेड बाय डी वाई, कुछ भी हमें देता क्या, ये देता हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to y, सॉरी यहां पे t है, with respect to y, ये क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to, यहां पे x मानते हैं, x with respect to x, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। तो कहने का मतलब ये है, ये हमें ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x, x में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, y के हिसाब से।